दोस्तों नमस्कार। सवाल ईवीएम का बिल्कुल नहीं है। सवाल इस देश में चुनाव के सिस्टम का है और ईवीएम उसका सिर्फ एक हिस्सा है। ठीक उसी तरीके से जैसे ईवीएम के आगे वीवीपैट होता है और वीवीपैट के आगे काउंटिंग यूनिट या कहें कंट्रोल यूनिट होती है, जहां पर सारी जानकारी चलती चली जाती है और इन सब पर निगरानी करने के लिए चुनाव आयोग होता है। और चुनाव आयोग के भीतर के सवाल इस दौर में राजनीतिक तौर पर कैसे प्रभावित हो रहे हैं, आज इन तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर 3 सवाल पर आज जिक्र जरूरी है। यह जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि पहली बार एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, 2019 में भी खटखटाया, 2022 के नवंबर के महीने में भी खटखटाया और उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन का जवाब आया, 1-2 पन्ने का नहीं बल्कि 450 पन्ने का जब जवाब आया, तो उसमें एक ही लाइन महत्वपूर्ण थी कि दरअसल एडीआर जिन बातों को कह रहा है वह महज बकवास है। जबकि एडीआर की पूरी रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में दी गई है, उस रिपोर्ट के एक एक पन्नों को अगर परखना शुरू करें और उसके दायरे में चुनाव आयोग द्वारा दिए गए जवाब को भी आज देखें, तो बहुत सारे सवाल आपके जहन में इस दौर में ना सिर्फ उठेंगे बल्कि एक सवाल यह भी होगा, इस देश के भीतर में छोटे मोटे चुनाव बीजेपी हार जाती है, लेकिन जब बड़े चुनाव सामने आते हैं तो बीजेपी जीत जाती है। और इस देश का सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा का चुनाव है। 2014 के बाद से तो इस देश की रंगत ही बदल गई। चुनाव को कराने के लिए जितना पैसा चाहिए और जितना पैसा खर्च किया जाता है, उन सब का डाटा एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में जिक्र भी किया है और उसकी वह रिपोर्ट जो पैसों को लेकर है, उसकी वेबसाइट पर भी मौजूद है। लेकिन आज सवाल उसके एक कदम आगे का है और यह सवाल सबसे बड़ा यह है कि चुनाव आयोग खुद जिन उदाहरणों को दे रहा है, उन उदाहरणों के मद्देनजर पहली बार यह भी बात सामने आती है कि दुनिया के जिन देशों के जिन विशेषज्ञों को लेकर जो जानकारी चुनाव आयोग शेयर करता है सुप्रीम कोर्ट के सामने, उस आवाज के भीतर एक आवाज यह भी है कि यह सब कुछ मैनेज हो सकता है। और सवाल ईवीएम भर का नहीं होता है बल्कि पूरे इलेक्शन को कराने के सिस्टम का होता है, जिसमें फिर वही बात ईवीएम, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट। ऐसे में अपनी रिपोर्ट के जरिए एडीआर ने एक ही सवाल सबसे बड़ा खड़ा किया है, इस देश के भीतर में नागरिकों को इस लोकतंत्र में अपने नुमाइंदों को चुनने के लिए जो वोट डालते हैं, उसे जानने का हक है या नहीं है। हमें लगता है आज एक एक पन्नों को एक एक करके खोलने की जरूरत है, क्योंकि यह सवाल बार बार उठता है कि दरअसल ईवीएम का मतलब क्या है और इसको लेकर तो हर बार बात सामने उभर कर आती है और वो धराशायी हो जाती है। और यहां तक कि चुनाव आयोग यह भी कहता है कि देख लीजिए, कई राज्यों में चुनाव हुए, वहां पर बीजेपी नहीं बल्कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जीती। लेकिन लोकसभा का सवाल आते ही एक खामोशी हो जाती है। तो क्या इस तरीके की परिस्थिति बनाई जाती है जिसमें छोटे मोटे चुनाव बीजेपी हारती चली जाए और बड़े चुनाव जब उसके अपने राजनीतिक जमीन का सवाल हो, वहां पर उसे कोई हरा नहीं सकता हो, और यह आश्वासन बीजेपी के भीतर रहता है या सरकार के पास रहता है? क्योंकि जो इंडिकेट किया गया है वो दरअसल इसी दिशा में चीजें जाती हैं कि आखिर 2024 को लेकर भी कहीं उस दिशा में सरकार आश्वस्त तो नहीं है। जिन बातों को खुले तौर पर कहा गया, उसमें बहुत साफ तौर पर पुरानी तमाम परिस्थितियों को भी रखा गया है और उस परिस्थिति के मद्देनजर इससे पहले जो भी सवाल आपके जहन में आता होगा, उसका जवाब भी इलेक्शन कमीशन द्वारा दिए गए जवाब और जो सवाल एडीआर ने उठाया उसको लेकर भी वहां पर दर्ज है। सवाल यह था कि यह सस्ता लोकतंत्र हो गया, लेकिन सवाल दूसरा था, क्या वाकई कारगर लोकतंत्र हो गया? एक सवाल यह भी था कि कागज के जरिए चुनाव कराना और पुरानी पारंपरिक रीति के जरिए यानी बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराना, बिल्कुल नहीं। कितने लाखों पेड़ कट जाते हैं तब कागज बनता है, और यह तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। इन्हीं बातों को लेकर एडीआर
अपनी बातों में यह भी कहता है कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है उस लिहाज से चुनावी प्रक्रिया का डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के लिहाज से क्यों नहीं हो रहा है, और एंड टू एंड यानी शुरू से लेकर अंत तक की परिस्थिति में किसी भी वोटर को लेकर कोई सवाल अगर उसके जहन में रहता है तो उसका जवाब दे पाने में इलेक्शन कमीशन चूक क्यों जाता है। और इतना ही नहीं, जरा एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए, जब हम पन्नों को खोलने जा रहे हैं उससे पहले अगर 2019 के भीतर कोई फाइल की गई रिपोर्ट हो जो इलेक्शन कमीशन में की गई हो, सुप्रीम कोर्ट में की गई हो, और पूछा जाए चुनाव आयोग से जो वीवीपैट में कागज निकल रहा था वो कागज आपके पास है, इलेक्शन कमीशन कहता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस पे जो स्याही से लिख कर आता है उसकी उम्र ठीक वैसे ही होती है जैसे आप कभी एटीएम से कोई कागज निकलता है या किसी भी पेट्रोल डीजल भराने जब आप जाते हैं वहां का जो कागज निकलता है, या फिर किसी दुकान से कुछ खरीदते हैं तो उस कागज में जो दर्ज होता है वह चंद महीने के बाद ही मिट जाता है और सफेद कागज बच जाता है। लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन यह कहकर बच सकता है कि दरअसल अब वो डॉक्यूमेंट नहीं, दस्तावेज नहीं, जबकि 5 साल तो कम से कम वीवीपैट के कागज पर दर्ज रहना चाहिए कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसको दिए गए थे वोट, लेकिन इन सब का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन आज जरूरी इस बात को लेकर है क्योंकि जब 5 राज्यों की दिशा में चुनाव बढ़ रहे हैं और उसके बाद इस देश की धड़कन 2024 को लेकर चुनाव की दिशा में जा रही है, राष्ट्रीय तौर पर समूचे देश में एक चुनावी माहौल है या कहे पॉलिटिकल माहौल है, और बीते 9 बरस के भीतर यह देश इतना पॉलिटिकल हो गया कि हर किसी ने या तो लकीर के उस तरफ सत्ता के करीब या इस तरफ विरोध करते हुए अपने आप को खड़ा हुआ पाया। सवाल लोकतांत्रिक परिस्थितियों में गायब हो गया, हर सवाल राजनीतिक तौर पर देखा और परखा जाने लगा। इसीलिए आज इस बात की जरूरत है कि क्या कुछ किस तरीके से हो रहा है या जिन बातों का जिक्र एडीआर ने किया है उन बातों पर तत्काल सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तारीख अब नवंबर की दे दी है। इलेक्शन कमीशन ने पिछले 2 दिनों पहले ही यानी 6 तारीख को ही जो जवाब दिया 450 पन्ने के करीब का, उस जवाब को सुनकर जिस लाइन का हमने शुरू में जिक्र कर दिया कि सब कुछ बकवास है, इसके अलावे कुछ नहीं, तो ऐसे में आइए जरा स्थिति सोचते हैं कि इस देश के भीतर में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की प्रक्रिया अगर चुनाव है तो उस चुनाव के भीतर का सच क्या है। और शक की वजह कई निकल कर आई है। पहली बड़ी वजह तो यह निकल कर आई कि 2019 में एडीआर कहती है कि जब हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन जब काउंटिंग हो रही थी तो उस दौर में उसकी वेबसाइट पर काउंटिंग करने वाले डाटा निकल कर आते थे और एक के बाद एक वो डाटा धीरे धीरे बढ़ते चले जाते थे, लेकिन जब जीत तक पहुंचते थे तो एक झटके में कितने वोट डाले गए, किसको कितने पड़े, उसमें अंतर आ जाता था। यह शिकायत बहुत लोगों ने की और उसका पूरा कच्चा चिट्ठा एडीआर ने अपने तौर पर जमा किया। बहुत सारे लोगों ने निजी तौर पर इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाया और उनको उसकी साइट जो थी इलेक्शन कमीशन की, उस साइट की तस्वीरें भी भेज दी कि देखिए हमने तो यहां पर स्कैन करके रखा है, आपके डाटा कैसे चेंज करते हैं। तो इसके बाद जो आंकड़े होते हैं इलेक्शन कमीशन ने कहा जी अब इसे बंद कर देते हैं और एक पब्लिक नोटिस आ गया उस पर और कहा गया कि एक्चुअली अब आपको 2-3 हफ्ते के बाद पूरी जानकारी मिलेगी। तब पहला सवाल यहां पर निकल कर आया, 2-3 हफ्ते के बाद इलेक्शन कमीशन अगर सारी जानकारी देगा तो जिस दिन रिजल्ट का ऐलान हुआ वो ऐलान कैसे हो गया जब सारी जानकारी पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। तब यह पहला सवाल 2019 का है और 2023 तक की परिस्थिति में बहुत सारी चीजें जुड़ती चली गई। सवाल यह था कि नवंबर आते आते सिर्फ एक ही सवाल एडीआर की तरफ से निकल कर आया कि एक रोबस्ट और ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए, यानी कोई गड़बड़ी नहीं हो रही हो और जनता को पता हो, पारदर्शी स्थिति हो। लेकिन यह भी अगर नहीं हो पा रहा है तो इसके मतलब क्या है। तब यहां पर 1-2 देशों में जो जानकारी आई उसका जिक्र एडीआर भी करती है और उसकी जिक्र इलेक्शन कमीशन भी करता है। और वहां पर यह बात आई कि ईवीएम में जब आप बटन दबाते हैं और उसके बाद वीवीपैट पर जो सूचना पर्ची के जरिए निकल कर आती है, जो स्लिप रहती है जिसको आप देखकर खुश हो जाते हैं, इस तमाम जानकारी को जो कंट्रोल यूनिट होती है उसके पास चली जाती है। वही कंट्रोल यूनिट चीजों को कंट्रोल करती है और उसके बाद
काउंटिंग की दिशा में वही कंट्रोल यूनिट या कहें काउंटिंग यूनिट, यह दोनों प्रभावी हो जाती है। तो जब ईवीएम के बाद की परिस्थिति और एक पूरे सिस्टम को समझ रहे हैं जिस पर तमाम देशों के भीतर यही वो सवाल उठा था जिसके बाद एक खामोशी बरत ली गई और बार बार ईवीएम इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह कहकर दिखाया गया, देखिए आप बटन दबाइए, जहां दबाइएगा वोट उसी को पड़ेगा। वो सब तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन सवाल उसके आगे का है। और यह सवाल पहली बार इसीलिए सीधे सीधे वोटर से जुड़ रहा है क्योंकि 5-6 सवाल एडीआर ने जो तमाम फैक्ट के साथ खड़े किए हैं उसमें पहला यही है कि इलेक्शन कमीशन एंड टू एंड सत्यापन करने की दृष्टि में अपने आप को कमजोर पाता है। यह कह देता है कि आज तक कोई हैक नहीं कर पाया, तो सवाल यह होता है कि जब हैक हो जाता है तो पता कैसे चलेगा कि हैक हुआ है। तीसरी बात यह होती है कि नतीजे घोषित होने से पहले जो वोट काउंट होता है उसका प्री ऑडिट क्यों नहीं होता और वीवीपैट की पर्चियां मौजूद क्यों नहीं रहेंगी, और वह कभी भी अगले 5 बरस तक जब तक सरकार को चुना गया तब तक उसकी मौजूदगी क्यों नहीं होनी चाहिए। और इसी में जो 6-7 सवाल निकलकर शुरुआत में आए उसमें था कि मतदान प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, आम जनता संतुष्ट हो, उनका वोट सही ढंग से दर्ज किया गया, गिना गया या नहीं गिना गया, छोटा सा सवाल है। दूसरा सवाल था कि मतदान और गिनती की प्रक्रिया सार्वजनिक तौर पर सुनाई देनी चाहिए, यह भी छोटा सा सवाल है। तीसरा सवाल था आम नागरिकों को मतदान प्रक्रिया में आवश्यक चरणों की जांच करने में उनको खुद सक्षम होना चाहिए, यानी कोई विशेष विशेषज्ञ की जरूरत ना पड़े या इलेक्शन कमीशन ऐसी व्यवस्था करे कि अगर विशेषज्ञ वह खुद हो जाए वोटर या फिर उनके साथ विशेषज्ञों की मौजूदगी हो, इसमें सक्षम होना चाहिए, यह भी छोटा सा सवाल है। वोटों की गिनती में सत्यता जो नब निकलनी चाहिए, बहुत अधिक विशेष और विशेषज्ञता की जरूरत इसमें नहीं पड़नी चाहिए, जो इलेक्शन कमीशन बार बार उस दिशा में पहुंचाने की कोशिश करता है। यह भी बहुत आवश्यक चीज है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। पांचवा सवाल था कि चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष दिखाई देनी चाहिए, यानी इलेक्शन कमीशन कहता है देखिए स्वतंत्र हो रहा है, निष्पक्ष हो रहा है, तो कोई वोटर अगर किसी बात को खड़ा करता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी करता है, कोई सिविल सोसाइटी से जुड़ा व्यक्ति करता है, कोई ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा कोई व्यक्ति करता है, कोई जर्नलिस्ट करता है, कोई एक्टिविस्ट करता है, कोई भी करता है, तो इलेक्शन कमीशन वहां भी हाथ खड़े कर देता है। और इस प्रक्रिया के भीतर में टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ इलेक्शन की प्रक्रिया के भीतर के जो सवाल हैं उसको अवगत जनता को कराना है या नहीं कराना है, यह भी कोई जरूरी नहीं है, तो कराना ही चाहिए क्योंकि डेमोक्रेसी हमारी चुनाव पर टिकी हुई है। और संपूर्ण मतदान पर चुनाव आयोग का अगर पूर्ण नियंत्रण है तो फिर जो भी जानकारी मांगी जाएगी उसको यह जानकारी तो देनी चाहिए। कोई बहुत बड़े सवाल नहीं है। अब यहीं से सवाल आता है कि इलेक्शन कमीशन क्या कहता है, और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कह दिया। उसने बहुत साफ पर 468 पेज टोटल हैं जो काउंटर एफिडेविट उसने फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो बाद में आते हैं, लेकिन जरा सुनिए उनका कहना है कि जी 100% डिट्टो क्रॉस वेरिफिकेशन हम लोग करते हैं। आरोप निर्धारित हैं कि मैनेज होता है पूरा सेंट्रल सिस्टम, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। व्यापक स्तर पर प्रोटोकॉल और प्रोसीड्यूरियल सेफगार्ड जो है, जो ईवीएम और वीवीपैट को लेकर है, वहां तक हमारी पहुंच पकड़ जरूर रहती है। कंट्रोल यूनिट गायब हो गया, इसीलिए यह बकवास है, इसमें कोई स्पष्टता नहीं है, इसीलिए इसको खत्म कर दिया जाना चाहिए। और जो रूल 56D और रूल 49MA है, जो कि कहते हैं कोड ऑफ इलेक्शन रूल 1961 का है, उसके तहत ही इलेक्शन कमीशन काम करता है। और वोटर को आपत्ति हो तो इन नियमों के तहत हम लोग जांच कर लेते हैं, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कुछ जानकारी दी। यह जानकारी पहले इसलिए सुन लीजिए क्योंकि इसके बाद जो पूरी इलेक्टोरल प्रोसेस के भीतर के सवाल है जिसको एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म उठा रहा है, वो सुनने में आपको अच्छा लगेगा। कहा गया कि देखिए हमने जो है 118 करोड़ पर यह आजमाया और रैंडमली आजमाया, और इसमें 38,156 बैलेट स्लिप जो था उसको रैंडमली सेलेक्ट किया, सब कुछ तो ठीक पाया गया। 25 शिकायतें जरूर मिली, उसकी जांच की तो वह भी गलत हो गया। और 2017 में 61 केस हुई, जांच किया गया तो सभी कुछ ठीक था।
कुछ गलती कुछ जगहों पर हुई, लेकिन वह ह्यूमन एरर था, वो उसको टेक्नोलॉजी के आसरे नहीं छोड़ा जा सकता है। और ये सारी चीजें बकवास है, जिन बातों का जिक्र एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म कर रहा है, इसीलिए इसका कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर सवाल था कि अपने तौर पर कौन सा सवाल इलेक्शन कमीशन को चुभ गया। सवाल यह था कि अगर राज्यों में चुनाव हार गए और परसेप्शन इसी आधार पे बनता चला गया, और अगर उसके बाद की परिस्थिति किसी बड़े चुनाव की दिशा में जाती और वहां चीजें मैनेज होती हैं, और अगर इलेक्शन कमीशन यह कहता है कि राज्यों के विधानसभा में दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जीत गई तो आप आवाज नहीं उठा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि जांच प्रक्रिया से आप गुजरना नहीं चाहते हैं, जिस पूरे इलेक्टोरल सिस्टम का जिक्र हो रहा है, जिसमें कंट्रोल यूनिट तक की परिस्थिति शामिल हो रही है। उस दिशा में इलेक्शन कमीशन फिर खामोश हो जाता है, और इसीलिए खुद अपने तौर पर इलेक्शन कमीशन कहता है कि एडीआर की याचिका अस्पष्ट है, आधारहीन है, ईवीएम की कार्यप्रणाली पर संदेह पैदा करने का एक और सिर्फ प्रयास है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इसे नहीं सुनना चाहिए। अब सवाल यहां था कि यह बात कहने की जरूरत इलेक्शन कमीशन को क्यों पड़ गई, क्योंकि बहुत साफ तौर पर एडीआर ने जो पूरी रिपोर्ट टेक्निकल एस्पेक्ट में दुनिया भर की परिस्थिति, जांच की स्थिति और पूरे सिस्टम को जो अपने साथ संलग्न करते हुए बतलाया, उसमें कहा गया कि मतदाता यानी वोटर को वीवीपैट के माध्यम से, उसके माध्यम से यह सत्यापित करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि उनका वोट डाला गया और दर्ज के रूप में गिना गया। कि क्या मौलिक अधिकार नहीं है जिसका जिक्र इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर कर रहा है? और एडीआर क्या कह रहा था? एडीआर का कहना है कि वीवीपैट पर्चियों का मिलान ईवीएम के माध्यम से डाले गए वोटों से किया जाना चाहिए, ताकि नागरिक या वोटर पुष्टि कर सके कि उनका वोट रिकॉर्ड किए गए वोट के रूप में गिना गया और डाले गए वोट के रूप में दर्ज किया गया। अब यहां पर सवाल था कि कल को अगर कोई मामला निकल कर आता है तो वो पर्ची ही नहीं है, 100% जांच कर पाने की स्थिति में नहीं है, सभी वोटर को जवाब दे पाने की स्थिति में नहीं है, रैंडमली जिसको चूज किया उस आधार पे ही चीजें बताई जाएंगी। तब यहां पर दूसरा सवाल निकल कर आया, जिसका जिक्र अपने तौर पर कहा गया कि दरअसल वीवीपैट जो वोटर और वेरीफाइड पेपर ऑडिट रोल यानी वीवीपैट जो है, उसका अगर पर्चियों का मिलान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ईवीएम के जरिए डाले गए वोटों से नहीं करा पाने की स्थिति में अगर इलेक्शन कमीशन है और कह रहा है कि इसका कोई मौलिक अधिकार नहीं है, यह तो आपको इलेक्शन कमीशन पर छोड़ना ही पड़ेगा। हो सकता है यहां पर आपके जहन में एक सवाल और आए, शायद इसीलिए इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति अगर सरकार करेगी तो इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त होने के बाद सरकार से सवाल कैसे कर पाएगा, यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने जब उठाया और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए 3 इंडिपेंडेंट लोगों को रखने का जिक्र किया, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस, तो बिना देर किए सरकार अपने कानून के साथ आकर खड़ी हो गई। जी नहीं, चीफ जस्टिस की जरूरत नहीं है, खुद विपक्ष का नेता रहे, प्रधानमंत्री रहे और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कोई एक मिनिस्टर रहेगा जो 2-1 के हिसाब से नियुक्ति हो जाएगी। तो क्या इस सिस्टम के भीतर सरकार ने समूचा शिकंजा अपने हाथ में ले रखा है और वो मैसेज कहीं लीक ना हो जाए या अंदरूनी तौर की चीजें बाहर ना आ पाए, या सिस्टम ऐसे काम कर रहा है? क्योंकि हम जब जिक्र कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, मीडिया 4 स्तंभों का करते हैं और कहते हैं डेमोक्रेसी को सत्ता ने अपने हाथों में दबोच रखा है, तो उसके बाद अगला सवाल होता है कि हर 5 बरस के बाद तो मौका मिलता है। अब जो पूरी प्रक्रिया के भीतर सबसे चुभने वाला सवाल है, वो सवाल सिर्फ संकेत की भाषा है, जिसमें इंडिकेट करता है अगर चीजें ऐसी चल रही हैं जिसमें वोटर को अधिकार नहीं, मिलान करना एंड टू एंड इलेक्शन कमीशन के हाथ में नहीं, और पूरी प्रक्रिया को अगर घुमाया जा रहा है, तो ऐसे में जो इस प्रक्रिया को अपने अनुकूल करना चाहता है और जब चाहे प्रतिकूल करना चाहता है, वह तो उसकी मर्जी पर है। या फिर जो बहस विशेषज्ञों के बीच में होती है, यह जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इस दौर में उठाया कि दरअसल एक लिमिटेड परसेंट ऑफ वोट मैनेज किया जाता है, लेकिन परसेंट ऑफ वोट मैनेज अगर उसके ऊपर चला जाता है, जनता इतनी खिलाफ हो जाती है, तो फिर
मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, क्योंकि एक लिमिटेड एस्पेक्ट में ही उसको हैक तो नहीं कहिए, लेकिन उसके पूरे सिस्टम को उसके अनुकूल कर दिया जाता है। कितने परसेंट वोट इधर से उधर या कहां से शुरुआत ही होगी। अगर 5% के बाद से शुरुआत हो रही है तो सामने वाले को पहले 10% वोट लाना होगा, तब इधर से 5% वोट इसको मिलेंगे तो दोनों बराबर आएंगे। यानी क्या उसके ज्यादा का रेफरेंस में चीजें डगमगाने लगती है। कर्नाटक में यही हो गया था क्या? या वह भी चीजें मैनेज की जा रही हैं कि आपको किस स्टेट को देना है, हमें किस स्टेट को रखना है, आपको कौन सा उपचुनाव जीतना है, हमको कौन सा उपचुनाव जीतना है, किस चुनाव के जरिए मैसेज ऐसा रहे। लेकिन सारी लाइन अगर घूमकर लोकसभा चुनाव की दिशा में चली जाती है तो सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या चुनाव को लेकर इस देश के भीतर में लोकतांत्रिक स्थितियां खत्म तो नहीं हो पा रही हैं? क्योंकि यह बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 लाइनें कहीं वो बड़ी गौर करने वाली बात है। क्योंकि जब चीफ जस्टिस थे चंद्रचूड़, तब उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया था। लेकिन अब जस्टिस खन्ना का कहना था कि और भी जरूरी मामले हैं, यदि इस बीच कोई चुनाव होता है तो हो, यह कोई आपराधिक मामला नहीं है कि इसकी तत्काल सुनवाई होनी चाहिए। दरअसल 6 तारीख को, यानी 2 दिन पहले, जब प्रशांत भूषण ने इस बात का जिक्र किया कि 5 राज्यों में चुनाव भी होने वाले हैं, उससे पहले अगर चीजों को आप परख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। और उस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था नहीं नहीं, ये समय समय पर मामला आते रहता और फिर इसमें इतनी अर्जेंसी क्या है, ये कोई क्रिमिनल और आपराधिक केस तो है नहीं जिसको लेकर किसी की जान जा रही हो। लेकिन सवाल है कि जान किसी की जाना और डेमोक्रेसी को लेकर सवाल उठना, इन दोनों को एक नजरिए से देखा जाए और जान जाने को ज्यादा गंभीरता के साथ देखा जाए, यह भी अपने आप में एक सवाल है। और इसीलिए सुनवाई अगली नवंबर को होगी, उस दिशा में चीजों को भेज दिया गया। यहां पर एक बात का जिक्र और भी जरूरी है, क्योंकि एडीआर अपनी रिपोर्ट में पूरे उस एस्पेक्ट को दिखलाती है कि किस तरीके से चुनाव में पैसे की जरूरत बढ़ती चली गई, और वह एक माइलस्टोन अपने आप को 2019 का चुनाव था। जो बकायदा जानकारी निकल कर आई अलग अलग तरीके से, उसमें खुले तौर पर कहा गया कि लगभग 55,000 करोड़ रुपए इलेक्शन में खर्च हुए, जिसमें बीजेपी ने 27,500 रुपए खर्च की 500 करोड़ रुपए खर्च किए, कांग्रेस ने 9,625 करोड़ रुपए खर्च किए, अदर्स बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने तकरीबन 17,875 करोड़ रुपए खर्च किए। अगर आप 21वीं सदी के पहले चुनाव को देखिए, यानी 2004 के, तो उस समय खर्चा था 14,000 करोड़ का। उससे पहले और कम था। वो बढ़ते बढ़ते ऑफिशियली 55,000 करोड़ पर आकर खड़ा हो गया। तो क्या इस दौर में जब सवाल यह उठता है कि बैलेट पेपर से देरी होती है, बैलेट पेपर महंगा हो जाता है, तो क्या लोकतंत्र का महंगा होना या कारगर होना, इस पे कोई बहस की गुंजाइश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और जो जानकारी है और जितना खर्च इलेक्शन के पीरियड में होता है, उसमें बैलेट पेपर में जितना खर्च इससे पहले बजट के जरिए जो पैसा दिया जाता था, उससे सिर्फ 10 गुना ज्यादा पॉलिटिकल खर्चा इस दौर में चुनाव के वक्त होता है, सिर्फ इतना। अब यहां पर सवाल है, इतना ही नहीं, जानकारी यह भी आई कि 2019 में 13,750 करोड़ रुपए वोटरों को सीधे बांटे गए। परखने की स्थिति यह है कि लोकतंत्र के तमाम चीजों को पकड़ने की जरूरत इलेक्शन कमीशन को क्यों है और क्यों नहीं है। पकड़ने की जरूरत यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें अर्जेंसी दिखा पाने की स्थिति में है या नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जिस दौर में 2024 का चुनाव इस देश के भीतर के तमाम राजनीतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियों को लेकर बहुत सवालों को खड़ा कर रहा है, ऐसे मौके पर क्या इस देश के भीतर चुनाव आयोग को और सुप्रीम कोर्ट को तेजी के साथ पहल नहीं करनी चाहिए? क्योंकि तमाम आंकड़े नहीं, टेक्नोलॉजी और उसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दिए गए उदाहरणों को मौजूद करके एडीआर ने यह पूरी रिपोर्ट सामने रखी है। सोचना इलेक्शन कमीशन को है। आप कहेंगे कैसे सोचेंगे, सरकार ही तो नियुक्त करती है। सोचना सुप्रीम कोर्ट को है। आप कहेंगे कैसे सोचेंगे। जस्टिस गगोई के बाद कुछ दिनों का मौका है, वह भी गुजर जाएगा, फिर क्या होगा? तो बाकी भी कोई इंतजार कर रहा होगा। तो क्या ऐसी परिस्थिति में लोकतंत्र को लेकर कोई सवाल उठाना
कहीं ऐसा तो नहीं है देखिए वो जीत गया, जैसे घोसी में समाजवादी पार्टी जीत गई, जैसे बंगाल में टीएमसी जीत गई, जैसे त्रिपुरा में बीजेपी जीत गई, जैसे आसू झारखंड में जीत गया। ये उपचुनाव है। या फिर विधानसभा में, अच्छा 2 राज्य आप जीत गए, 2 राज्य आप जीत गए, लेकिन जिस दौर में फेडरल स्ट्रक्चर हमारा टूट रहा हो और सवाल इस देश के भीतर फेडरल स्ट्रक्चर के खत्म होने का मंडरा रहा हो, वहां पर केंद्र की सत्ता कितनी महत्वपूर्ण है और मोदी सत्ता ने समूची परिभाषा कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए जो अभी तक चेक बैलेंस की थी, जब उसको डगमगा दिया है तो चुनाव कौन सा महत्वपूर्ण होगा, यह कौन सोचेगा? जनता, इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट? सोचिए जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।